हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो साइंस के चैप्टर पर आधारित है, जिसका नाम है हमारा चैप्टर का नाम हमारा लेंस और दर्पण। आज की वीडियो में हम लोग लेंस और दर्पण को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने 2024 के सभी सेटों के सवालों को और 2025 में आने वाले संभावित प्रश्नों को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में आने वाले और परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे हम लोग। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। और साथ में हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लास्ट में लगाए हुए हैं, जिसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो विद्यार्थियों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए आज की इस पीडीएफ में जिसकी पीपीटी हमने बनाई है उसमें क्या खास है आपको दिखेगा। ठीक है, पूरे साइंस को हमने कवर करने का प्रयास किया हुआ है। 824 पेपर कोड आईएम है, ठीक है ना। देखिए, 824 के पेपर कोड आईएम में सवाल पूछी क्या गई, सबसे पहले सवाल पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने मार्ग से वापस आ जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। मतलब उनका कहने का यह है कि जो अवतल दर्पण है, समझ रहे हैं ना, जो अवतल दर्पण है उस दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, क्या होती है, आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। पहली प्रकाश की किरण जब जाती है तो वो क्या होती है, पहले तो दर्पण से टकराती है और फोकस से होकर चली जाती है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ, फोकस से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में क्या हो जाती है, वापस कहां से, फोकस से होकर जाती है और पुनः अपने मार्ग में क्या हो जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो आपका इस सवाल के लिए जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोकस से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस से। ठीक है, इस सवाल को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हमने आपके लिए यहाँ क्या किया है, ढेर सारी वस्तुओं की स्थिति के बारे में बताने का प्रयास किया है और किरण आरेख भी है उनका। ठीक है ना, देख रहे हैं ना। क्या, अगर वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है तब कैसा बन रहा है किरण आरेख, अगर वक्रता केंद्र पर रखी है तब का किरण आरेख, वक्रता केंद्र से पहले और अनंत, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है अनंत पर रखी हुई है। ये क्या, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, ये फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई है, ये फोकस और फोकस के तल पर रखी हुई है, मतलब फोकस पर ही रखी हुई है ये। अगला है फोकस और पोल के बीच रखी हुई है। ठीक है ना, देख रहे हैं सब किरण आरेख भी आपके सामने, इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, लगा दिया है, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। समझ रहे हैं ना। कह रहे हैं कि अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। अपने मार्ग में वापस चले जाने का मतलब, प्रकाश की पहली किरण तो ये हो गई, प्रकाश की पहली किरण ऐसे जाएगी, दर्पण से परावर्तित होगी, फोकस से होकर क्या हो जाती है, चली जाती है। लेकिन जो दूसरी प्रकाश की किरण होती है वो फोकस से होकर जाती है, तो क्या होती है, वो अपने मार्ग में वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। वो इस किरण के बारे में पूछ रहे हैं, पहली किरण के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो कहां से होकर के वापस चली जाती है, फोकस से होकर के वापस चली जाती है। ठीक है ना, ये सब पूरा आप कवर कर लीजिए। अनंत पर रखा है तो देख रहे हैं ना कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा क्या है, ये क्या, वक्रता केंद्र और कहाँ, अनंत के बीच रखा है तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है। ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस पर रखेंगे तो कहाँ जाकर बनेगा, फोकस के तल पर रखेंगे तो कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा अगर बनना होगा। और फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। समझ रहे हैं ना। अभी हम लोग उसकी स्थिति और स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इसके आकार और उस कैसा प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सारी सवालें हैं आपके लिए। ठीक है ना, देखिए ये अगली सवाल है हमारा। अभी भी उसका पेपर कोड क्या है, 824 IM ही है। ठीक है ना, देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, कह रहे हैं एक लेंस है, ये लेंस लेंस नामक चैप्टर से सवाल है। कह रहे हैं लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस जो है एक वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो कह रहे हैं लेंस कौन सा होगा। हमने उस लेंस के बारे में सारी जानकारी डिटेल से आपके सामने रख दी है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और भी प्रश्न अगर इससे बनते हैं तो। ठीक है ना, क्या बोल रहे थे वो, आभासी बनना चाहिए। देख रहे हैं ना, ये देखिए आभासी बन रहा है। और क्या,
सीधा बनना चाहिए, आवर्धित होना चाहिए, ठीक है ना। आवर्धित माने, आवर्धित माने बड़ा होना चाहिए, देख रहे हैं ना, बड़ा भी प्रतिबिंब है, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, अब सीधा भी होना चाहिए, आभासी और सीधा हो गया, और ये हो गया क्या, बड़ा और आवर्धित हो गया, ठीक है। तो कौन से लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि स्थिति विशेष के लिए, ये देख रहे हैं ना, एक ही स्थिति ऐसी है, नहीं तो हर स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है आप भी देख पा रहे हैं, ठीक है ना। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा। एक ही ऐसी स्थिति है, स्थिति विशेष है कि जब आभासी बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनता है, बड़ा भी बनता है, तो वो कौन सी स्थिति हो जाती है, वो होता है उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। ये हो गया इस सवाल के लिए। बाकी अगर आपको और भी यहाँ से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस F2 पर बनेगा, और कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, समझ रहे हैं ना। हर स्थिति में उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा, हर स्थिति में कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक। एक ही ऐसा है जिसमें आभासी और सीधा बनता है। वो कब बनता है, जब फोकस, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं तब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, ये तो ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन है, क्यों, थियरी से पूछा गया है। कह रहे हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में, समझ रहे हैं ना, फोकस दूरी में परिवर्तन तब होगा जब मांसपेशियां सिकुड़ेंगी या बढ़ेंगी, तब जब फोकस दूरी में परिवर्तन होता है ना। जैसे आपने सुना होगा, आपसे सवाल भी पूछा गया होगा कि अगर एक व्यक्ति को अचानक कमरे में, अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए, तो उसे क्या तुरंत दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। पहले तो उसकी मांसपेशियां क्या होंगी, थोड़ी बड़ी होंगी, अधिक प्रकाश उसकी आंखों में जाएगा, तब जाकर के क्या होगा, उस अंधेरे कमरे में उस वस्तु को, उस व्यक्ति को क्या होगा, वस्तुएं दिखाई देना शुरू होंगी। तो यहाँ जो इस सवाल का जवाब होने वाला है वो पुतली द्वारा तो नहीं होगा। फोकस दूरी में परिवर्तन पुतली से नहीं होता, परितारिका से भी नहीं होता, दृष्टिपटल पलक से थोड़ी ना होता है, ये होता है पच्छावी मांसपेशियों के द्वारा, समझ रहे ना। कौन सा विकल्प, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही सवाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम ये बात करें कि आपके इस चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो ये देखिए पहले, ये आईएम है पेपर कोड, इसका भी पेपर कोड क्या है, आईएम, दो सवाल हो गया, और इसका भी पेपर कोड क्या है, आईएम। मतलब आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 मार्क्स के सवाल यहां से आने ही वाले हैं। 3 मार्क्स से कम नहीं आने वाले हैं, 4 सवाल हो सकता है, 5 सवाल हो सकता है, लेकिन हाँ, 2 से 3 सवाल 100% श्योर है कि आपको लेंस और दर्पण से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगले सवाल भी हमारे पास क्या है, वे थ्योरेटिकल है, इसलिए हमने इसके लिए कुछ भी नहीं स्लाइड लगाई है। कह रहे हैं कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन सी प्रकाश की घटना है। आपने घटनाओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा, अपवर्तन भी पढ़ा होगा, विवर्तन भी पढ़ा होगा, प्रकीर्णन भी पढ़ा होगा, परावर्तन भी पढ़ा होगा। लेकिन आकाश का जो नीला रंग है, आकाश का जो कौन सा रंग है, नीला रंग है, वो परावर्तन से तो नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि परावर्तन में होता क्या है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अपवर्तन जो होता है वो घटना पर हो सकता है, लेकिन अपवर्तन नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम इसमें जाती है, लेकिन फिर भी प्रकाश के नीले रंग के उत्तरदायित्व के लिए अपवर्तन नहीं है। विवर्तन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बचा कौन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन ही होगा। ये क्या करता है कि वायुमंडल में जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के छोटे छोटे कण जब प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करते हैं, तो इन्हीं प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। ये देखिए आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, उसका जो रीजन है वो कौन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, ना कि अपवर्तन है, ठीक है। अपवर्तन के कारण पेंसिल का डूबा हुआ भाग टेढ़ा दिखाई दे सकता है, समझ रहे हैं ना। बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का उभरा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन नीला रंग दिखाई देने के लिए आपको प्रकाश का प्रकीर्णन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न हमारे पास है, कह रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। तो हमने क्या किया, उत्तल दर्पण से बनने वाले सारे प्रतिबिंबों के बारे में यहाँ सारी जानकारी आपके लिए जुटा के रख दी है, ताकि आपको क्या करना पड़े, एक सवाल से हम सभी सवालों को क्या कर सके, कवर कर सकें, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के लिए ये सारी बातें हमने यहाँ क्या कर रखी है, लिख रखी है। तो देखिए, कह रहे हैं सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा बनता है, आभासी सीधा बनता है, समझ रहे हैं ना। और क्या कह रहे हैं, अच्छा ये आप
उसकी स्थिति जानना चाह रहे हैं। कहाँ जानना चाह रहे हैं? स्थिति जानना चाह रहे हैं। स्थिति जानने का मतलब वो ये वाली बात जानना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, चलिए स्थिति ही बताते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा ना, हमने सारी बात यहाँ क्या कर रखी है, जुटा के आप लिए रख रखी है। कह रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसे बनता है? फोकस पर, दर्पण के पीछे। ठीक है, फोकस तथा दर्पण के बीच में। ठीक है, या दर्पण के पीछे, या दर्पण के पीछे। तो सबसे ज्यादा स्थिति क्या है? फोकस तथा पोल तथा फोकस के बीच में। फोकस तथा दर्पण के का पीछे, यही है ना, पीछे दर्पण के पीछे, हमेशा पीछे ही बनता है। ठीक है ना, कह रहे हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, समझ रहे हैं ना। मतलब उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा, वो कैसा उत्तल दर्पण देखा आपने? उत्तल दर्पण, ठीक है, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, प्रकाश इधर से आएगा, यहाँ है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? दर्पण के पीछे ही बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे ही बनता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ध्रुव तथा फोकस के बीच में ही। कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच में। देख रहे हैं ना, यही लिखा हो ना, फोकस पर या ध्रुव तथा फोकस के बीच में। यही तो दो ऑप्शन आपसे मैच ही हो पा रहा है, और कौन सा हो पा रहा है? वक्रता केंद्र पर, यहाँ देख रहे हैं वक्रता केंद्र कहीं नहीं है। देख रहे हैं ना, वक्रता केंद्र नहीं है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में नहीं है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वो भी नहीं है। तो हमारे पास है कौन सा? फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बहुत कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हमने सारी बातें यहाँ क्या कर रखी हैं, आपके सामने पूरी तरह से लिख रखी हैं। ठीक है ना, आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, ताकि आप क्या कर सकें, पूरी तरह से, बिना किसी निगेटिविटी के, बिना किसी डाउट के, कि आपको दोबारा से डाउट रह गया, अगली बार सवाल आएगा तो आप क्या कर सकेंगे, फिर इस डाउट में आ जाएंगे, अरे कैसे कैसे हो जाएगा। इसलिए हमने ये सारी बातें आपके साथ प्रस्तुत की है। अगली सवाल जरा देखिए। अगले सवाल में कह रहे हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। इसका कारण वो जानना चाहते हैं कि अभिलंब से दूर हटती है क्यों। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपको यहाँ स्नेल का नियम साइन आई अपान साइन आर भी लगाया है, और यहाँ आपको किरण को दिखाया भी है कि जब हवा से कहाँ आ रही है, माध्यम दूसरे में आ रही है। ठीक है, हवा क्या हो जाएगा हमारा? सघन माध्यम। हवा हमारा क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। और ये क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम, ग्लास। कह रहे हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। कहां से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। समझ पा रहे हैं? विरल माध्यम से सघन माध्यम कहने का मतलब ये है, ये रहा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। क्या होती है? झुकती है। लेकिन हमें तो दूर हटने वाले का पता करना था ना, तो आइए दूर हटने वाले का पता करते हैं। कह रहे हैं जब सघन से विरल में माध्यम में जाती है, कहां से कहां से? सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। सघन से विरल माध्यम में, देखिए जरा, ये सघन से विरल माध्यम में, हाँ, पहला ही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आपको समझ में आ ही गया होगा हमने हमारी इस स्लाइड का उपयोग कहाँ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी इस स्लाइड का उपयोग अपने डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, कि हमें क्या हो, कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है ना, तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला भी गलत, यह हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है। अगला सवाल है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, तो आपको दिख ही रहा होगा, हमने यहाँ क्या लिया है? व्हाइट लाइट ली है, जिसको प्रिज्म से क्या कर दिया है? गुजार दिया है। गुजारने के बाद हमने क्या लिया है? स्पेक्ट्रम भी ले लिया। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और ये वायलेट हो गया। कह रहे हैं तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होगा? सबसे दूरी पर, समझ रहे हैं ना, सबसे दूरी देख रहे हैं, कौन सा है? वायलेट। कौन सा है? वायलेट। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा कौन सा विकल्प सही? विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास। कह रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा, किसे? अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? कहाँ रखी है? सबसे पहली बात तो ध्रुव और फोकस के बीच रखी है। आइए देखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच ये रखा हुआ है, चौथा वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, फोकस और ध्रुव के बीच। नहीं नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया, ये नहीं है भाई। कौन सा है? लास्ट वाला है फोकस ना, ये रहा, फोकस और ध्रुव के बीच, ये लास्ट में। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है जरा देखना, तो आभासी और सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा किसमें है? आभासी और बड़ा इसमें है, ये नहीं होगा। इसमें तो आभासी है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी आभासी नहीं है। तो कौन सा विकल्प हो गया? विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये भी नहीं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। अगर आपको एक पॉइंट अगर पकड़ में आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
एक ही स्थिति है जिसमें आभासी और क्या होता है, सीधा होता है, नहीं तो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये सब तो वो पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि इसमें हर बार बच्चे को याद ही है। तो वो आपसे वो वाला टॉपिक में पूछेगा जिसमें थोड़ा सा एक्सपेक्शन हो, अपवाद होता है। समझ रहे हैं ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या हो गया है, थोड़ा सा इसकी इमेज ठीक नहीं थी इसलिए ऐसा ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहे हैं दूरदृष्टि के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? दूरदृष्टि, कौन सा? दूरदृष्टि। ठीक है, इधर हम लोग देख लिखते हैं दोष और इधर लिख देते हैं निवारण। क्या लिख देते हैं? निवारण। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्त का नाम है दूर और दोस्त का नाम क्या है? निकट। ठीक है ना? और हमारा निवारण क्या है? ये है उत्तल और ये हमारा क्या है? अवतल। ठीक है ना? देख रहे हैं कितना आसानी से, कैसे? मैं आपको अब ट्रिक बताता हूं। बताइए इसमें कितने अक्षर हैं? दो। ठीक है, इसमें कितने अक्षर हैं? तीन। तो आप ये समझिए कि जब 2 नंबर का दोष होगा तो चश्मा कितने नंबर का लगेगा? 3 नंबर का। ठीक है ना? इसमें कितने अंक हैं? तीन। इसमें कितने अंक हैं? चार। अब आप बताइए इसमें कितने अंक हैं? तीन। 3 नंबर का दोष होगा तो चश्मा कितने नंबर का लगेगा? 4 नंबर का लगेगा। सीधे सीधे याद कर लीजिए, 2 नंबर का दोष, 3 नंबर का चश्मा, 3 नंबर का दोष, 4 नंबर का चश्मा। ठीक है ना? और 4 नंबर के लिए अवतल, जी कितने अंक? अवतल। और 3 नंबर के लिए उत्तल। आसानी से। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दूर। दूर के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगली सवाल पे। देखिए अगली सवाल क्या है, कह रहे हैं एक लेंस की फोकस, एक लेंस से 0.2 मीटर की दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। तो इस लेंस क्या पूछ रहे हैं? इस लेंस, तो यह लेंस कौन सा होगा, ऐसा करके पूछ रहे हैं। इस लेंस की फोकस दूरी भी पूछ रहे हैं और ये लेंस कौन सा होगा ये भी पूछ रहे हैं। अच्छा, इस सवाल के लिए, इस सवाल को लगाने से पहले हमारे पास यहाँ हमने क्या किए हैं, सवाल को और अच्छा और रिवीजन करने के लिए हमने कॉलम एक कॉलम दो दिया है। आपको क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। आपने मिलान करने वाली सवालों को तो भूल ही गए होंगे, इसलिए हमने क्या किया, एक उठा करके यहाँ रख दिया कि चलो मिलान करवा देंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए रिवाइज करना है इसलिए ध्यान से देखिए। कह रहे हैं दर्पण सूत्र, कौन सा सूत्र है जो दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र में क्या होता है? वन अपान, दर्पण सूत्र में क्या होता है? अगर हम दर्पण दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र होता है 1/f=1/v-1/u। ठीक है ना? ये माइनस वाला होता है। कौन सा वाला होता है? माइनस वाला होता है। तो माइनस वाला यहाँ कौन सा है? पहला ही है। तो पहले वाले का कौन सा सही हो जाएगा? ए ही सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, मिलान करना है तो मिलान कर देते हैं भाई। ये रहा। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा मिलान। ठीक, लेंस सूत्र बोल रहे हैं, लेंस का सूत्र कौन सा होता है? ये लास्ट वाला होता है लेंस का सूत्र। ठीक है ना? ये इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, ये इससे मैच कर गया। ठीक है, फिर लेंस की क्षमता के लिए सूत्र होता है P=1/f, ये इससे मैच कर गया। स्नेल का नियम होता है sin I/sin R, ये हो गया। लेंस की आवर्धन क्षमता m =-v/u। ठीक है, सब कुछ तो मैच हो गया। अच्छा इसमें कितने हैं? 5, इसमें 6, कौन बच रहा है भाई? लेंस सूत्र, लेंस की क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता। अच्छा ये दर्पण की आवर्धन क्षमता। ठीक है ना? दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? -v/u। ठीक है ना? ये गड़बड़ मैच कर गया भाई। ये हो जाएगा हमारे पास दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता -v/u और लेंस की आवर्धन क्षमता v/u। ठीक है ना? और यहाँ आवर्धन की बात ही हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेंस की आवर्धन क्षमता दिया हुआ है। आइए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमने इतने फॉर्मूलों को यहाँ इसलिए अटैच किया ताकि आपको ये सवाल भी पढ़ा सके और साथ में फॉर्मूले का रिवीजन भी हो सके। तो आवर्धन कितना दिया हुआ है? आवर्धन दिया हुआ 0.5 और लेंस की दूरी कितनी दी हुई है? लेंस से वस्तु की दूरी है 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा m=v/u। यम की वैल्यू है 0.5, वी हमें पता करना है और ये हो जाएगा 0.2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 10। तो ये हो जाएगा कितना? 1.0 इक्वल टू क्या? वी। वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर कौन से विकल्प में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? देख रहे हैं ना? अगर आप एक बार क्या कर सकें, कौन सा लेंस है ये करने की जरूरत ही नहीं है। अवतल लेंस खुद चिल्ला के बोलेगा कि हम अवतल लेंस है। बस आपको ये पता करना है कि उस, देखिए सवालें ऐसे ही बनाई जाएंगी, ऐसी सवाल नहीं होंगी कि सारी चीजें मिलती ही रहे। नहीं, देख रहे हैं ना? 3 विकल्प अपने आप गलत हो गए।
तो बचा कौन सा, एक ही, तो वो सही हो गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल क्या है, अगली सवाल भी हमारे पास प्रिज्म से है। कह रहे हैं श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जब गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण कौन सी है, अधिकतम झुकी, अधिकतम जो झुकी है वो कौन सी है, वायलेट है, ठीक है ना, कौन सा, बैगनी, सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ है वो बैगनी रंग का हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगली सवाल है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, आभासी और कैसा, आभासी एवं आकार में बड़ा, आप देख रहे हैं ना, आभासी एवं आकार में बड़ा, यही सवाल पूछा गया था आपसे जब विशेष स्थिति बोली थी उसने, ठीक है ना। आभासी एवं बड़ा बनाने के लिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। चलिए अवतल दर्पण, ठीक है। आगे देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, अगली सवाल है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए, आभासी, ठीक है, और सीधा और बड़ा, कौन सा लेंस रहेगा, उसके लिए लेंस रहेगा उत्तल लेंस, कौन सा रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे दोनों, ये भी थ्योरेटिकल था। अगर आपको ये सारी जो थियरी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, अगर ये थियरी आपको आ रही है, ठीक है, और रिवीजन के लिए तो हमने ये सारी थियरी आपके लिए यहाँ कवर करने का प्रयास किया है ताकि आप क्या कर सके, इसे रिवाइज कर सके। देख रहे हैं ना, अनंत पर रखा है तो फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बस एक स्थिति को छोड़कर जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख देते हैं तब, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है, आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। आप रिवाइज कर लीजिएगा आसानी से। यहाँ देख पा रहे हैं ना, यहाँ भी ये वाली स्थिति में ही प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा और आवर्धित बनता है, आभासी और सीधा रहता है, ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं आकाश में तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, अभी अभी तो हम लोगों ने इस सवाल को कवर किया था, इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। क्या है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। देखिए ये सवाल ऐसा है ना कि हो सकता है आपसे पढ़ने में छूट गया हो, ठीक है, आपने आवर्धन पढ़ा, आवर्धन का सूत्र पढ़ा, लेकिन ये सवाल नहीं पढ़ा होगा। कह रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, तो यहां हमने लिखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वो सदैव कितना होता है, एक होता है, एक से कम होता है, कितना होता है, एक से कम। एक से कम देखते ही आपका क्या लगाना है, एक से कम, एक से अधिक गलत, एक के बराबर वो भी गलत, एक से अधिक या कम गलत, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, एक से कम, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल हमसे कह रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो प्रिज्म से निर्गत होने वाले अलग अलग विचलन के माध्यमों से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाते हैं, किस रंग के लिए विचलन क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर लाल आंसर है तो उस पर टिक लगा दीजिए, और अगर आपको क्या करना है, ये देखना है कि आप कैसे टिक लगा रहे हैं, तो ये देख भी लीजिए, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ स्लाइड नहीं लगाई तो यहाँ लगाई है, सबसे कम कौन सा है, रेड कलर है, कौन सा है, रेड कलर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा विकल्प कौन सा सही, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा लेंस छोटे लेंस के अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है, किसकी क्षमता अधिक होगी, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो ये हो जाए कितना, 1/10, ठीक है। पहली बात तो, अच्छा एक मिनट सुनिए ध्यान से। पहली बात तो कौन से लेंस ना छोटे अक्षरों को पढ़ना है, तो भाई उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, सही बात है, अवतल लेंस तो कभी नहीं लगेगा, तो ये दोनों विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बचा कौन सा विकल्प, विकल्प ए बचा और विकल्प सी बचा, इन्हीं दोनों में से कोई सही होने वाला था, इन दोनों की फोकस दूरी देख लेते हैं, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वही वाला ले लेंगे। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 डायोप्टर, और ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 100/20, तो ये हो जाएगा कितना, 20×100, 5 डायोप्टर, कौन आ जाएगा आंसर हमारा, ए हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि इसकी क्षमता हो रही है ज्यादा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, ठीक है, थोड़ा सा कहाँ चला गया भाई तू, इस पर कैसे आ गए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा ना, दिख गया, हाँ ठीक है। देखिए कह रहे हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, ठीक है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश जो
वायुमंडलीय अपवर्तन है उसके कारण, प्रकाश के परावर्तन से नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का प्रकीर्णन से तो रंग दिखता है, लेकिन टिमटिमाने का कारण कौन है? वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो विकल्प सी हो जाएगा हमारा इस सवाल के लिए सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास। अगली सवाल हमारे पास है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। कहां पर? कहां पर रखा है उन्होंने? अनंत पर। रुकिए, सब इलाज कर देते हैं। उत्तल दर्पण है और अनंत पर रखी है। ये देखिए, उत्तल दर्पण के लिए है, अनंत पर रखी है। कैसा प्रतिबिंब बना है? आभासी और सीधा। सीधा आभासी पर टिक लगा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। आभासी तो बनेगा लेकिन छोटा नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। वास्तविक तो बनेगा ही नहीं, गलत है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, वास्तविक तो होगा ही नहीं, इसलिए ये भी गलत है। तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। आभासी सीधा, सेम टू सेम वही बात लिखी हुई है जो यहां लिखी हुई है। ठीक है ना? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। याद नहीं है तो इसीलिए हमने यहाँ क्या की है, स्लाइड भी लगा रखी है। ठीक है, आप इस स्लाइड से भी क्या कर सकते हैं, इसको, इस सवाल से आने वाले सभी तरह के प्रश्नों को इस स्लाइड को याद करके क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पूरा जो हम ये बनाए हुए हैं स्लाइड, अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हम क्या करने वाले हैं, जिसका लिंक हम टेलीग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप लोग क्या कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है ना? देखिए ध्यान से। ये क्या हो गया भाई, काहे तुम ऐसे वैसे भाग रहे हो? ठीक है, देखिए, कह रहे हैं श्वेत प्रिज्म, कह रहे हैं श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन वाला कोण कौन सा होता है? सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का होता है। इसमें बैगनी है नहीं, तो हमें जाना पड़ेगा देखने के लिए कि भाई कौन सा था बैगनी से पहले। ये देखिए, बैगनी है, बैगनी के बाद इंडिगो है, इंडिगो, नारंगी। कौन सा है? इंडिगो माने क्या होता है, जामुनी। और ब्लू, नीला, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो सवाल है हमारी वो क्या है, देखिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास VIB GYOR। ठीक है, ये हो जाएगा विबज्योर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बैगनी है नहीं, इंडिगो भी नहीं है, ब्लू है कि नहीं, ब्लू है, नीला। ये हो जाएगा हमारा विकल्प डी। ठीक है ना, सबसे अधिक विचलन वाला। तो विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? थ्योरेटिकल था तो। कह रहे हैं किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी बने सीधा बने, आभासी सीधा, आभासी सीधा, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। बस आपको ये देखना है कि छोटा कब बनता है, हमेशा छोटा ही बनता है, चाहे वस्तु को कहीं भी रख दीजिए तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगली सवाल की। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगली सवाल पे हमने क्या किया है, आपके लिए ढेर सारे प्रश्नों को भी इसमें कवर करने का प्रयास किया हुआ है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। कह रहे हैं एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ध्रुव के फोकस की दूरी क्या होगी? वक्रता, वक्रता केंद्र दिया है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी माने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है। वक्रता त्रिज्या C इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। कह रहे हैं दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी, F बताइए। तो देख रहे हैं ना, इस सवाल को लगाने से पहले हम आपको यहां से ये वाली सवाल करवाना चाहेंगे ताकि आप सूत्र याद कर सकें। कह रहे हैं एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है? C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है F/2। C इक्वल टू क्या होता है, F/2। एक मिनट, ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या सी, जिसे आर कह रहे हैं ना, हाँ सही। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है 2F। क्या होता है, 2F। ठीक है, तो आर इक्वल टू 2F कहीं दिख रहा है? आर इक्वल टू 2F नहीं दिख रहा है, आर इक्वल टू 2F ये दिख रहा है। ठीक है, फोकस दूरी का दूना होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना? तो ये हमें दिया है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, आर इक्वल टू 2F।
ये सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले ये सवाल लगाइए, ताकि आपको सूत्र याद आ जाए, और सूत्र याद आते ही आपको क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये फोकस दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 20 बटा कितना 2 इक्वल टू क्या एफ, कट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। विकल्प ए हम बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हमने इस सवाल को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या, एक सवाल बनाई जिसमें हमने आपको सूत्र पढ़ाया कि आपसे सूत्र भी ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपनी सवाल लगाए, अपनी सवाल लगा लिए हैं तो मेरी भी सवाल लगाइए, ठीक है ना। आर इक्वल टू 2F, मेरी सवाल लगाइए। ये सवाल क्या है, आपको इस सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होने वाली है जब 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछी जाए तब। विकल्प आपके सामने है ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। सेम टू सेम सवाल हमें लग रही है क्या, हो सकता है सेम टू सेम सवाल हो, लेकिन फिर भी आपको इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहे हैं प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसी सवाल हमने क्या करी थी, एक पेपर कोड 324 इसी साल में पूछा गया सवाल था। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का रीजन होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष का बनना भी इसी रीजन से होता है। देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए हमने इसके लिए बहुत सारे सवालों को भी क्या किया है यहाँ कवर करने का प्रयास किया हुआ है। कह रहे हैं एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, क्षमता आपको दी गई है, क्षमता P इक्वल टू 2 डायोप्टर, ठीक है, और प्लस 2 डायोप्टर है। ऐसे 2 डायोप्टर लिख देने से काम नहीं चलेगा, हो सकता है सवाल कितना भी खराब पूछा जाए तो प्लस और माइनस से पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी बताइए, ठीक है, सवाल लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने यहाँ जो बातें आपके सामने प्रस्तुत की है उसको समझना जरूरी है। कह रहे हैं लेंस की क्षमता के लिए जो सूत्र होता है वो होता है P इक्वल टू 1/f जब मीटर हो, और अगर सेंटीमीटर हो तो P इक्वल टू 100/f, ये हो जाता है सेंटीमीटर की स्थिति में। कह रहे हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, और इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक। देख रहे हैं ना क्या बातें लिखी हुई है। कह रहे हैं कि इसकी क्षमता धनात्मक होती है, इसलिए इसकी इसकी क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब फोकस दूरी धनात्मक, तो अब ये बताइए इस लेंस की क्षमता कैसी है, धनात्मक। इसका मतलब लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। आपसे कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाएगा कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक है, तो बताइए वो लेंस कौन सा है। या किसी भी लेंस की फोकस दूरी नहीं बता करके वो आपसे बताएगा कि क्षमता धनात्मक है, तब बताइए फोकस दूरी कैसी है और लेंस कौन सा है। अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए हमने जो तरीका अपनाया है वो ये है कि इसमें भी 4 अक्षर हैं और इसमें भी कितने हैं, 4 अक्षर हैं, इसलिए अवतल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, उत्तल क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब फोकस दूरी के लिए P इक्वल टू होता है 1/f, P की वैल्यू है 2 डायोप्टर इक्वल टू 1/f, ठीक है ना, ठीक है। और अब सबसे दूरी सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, सेंटीमीटर के लिए यहाँ 100 भी लिखना पड़ता है, यहाँ 100 हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 100/2, माने कितना, 50 सेंटीमीटर, वो भी कैसे, पॉजिटिव। 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, गलती हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ क्या ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए +50, ठीक है। और ये देखिए सवाल है, यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। चलिए इसे लगा देते हैं, ये हो जाएगा P इक्वल टू 1/f, सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए 10 100 ऊपर लिखना पड़ेगा, और फोकस दूरी 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, 10 डायोप्टर। कितना हो जाएगा, 10 डायोप्टर, ठीक है ना। अब बताइए अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो ये भी धनात्मक आएगा और ये धनात्मक आएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कह रहे हैं अगर किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, मीटर में कह रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो फोकस दूरी पूछ रहे हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/p, तो ये हो जाएगा कितना, 1 बटा, अच्छा इसे मीटर में ही लगाना है तो इसको लिखेंगे क्या, 1 बटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/-2, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस, ठीक है, 0.5 मीटर, ठीक है। चिन्ह के साथ लगाइएगा अन्यथा गलत हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये 0.5 भी है, यहाँ 0.-5 भी है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा।
तो आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, यहाँ हमने आपके लिए 4 सवाल होमवर्क में रखी है। ये पहली सवाल है, ये दूसरी सवाल है, ये तीसरी सवाल है, और ये क्या है, चौथी सवाल है। ठीक है, इन चारों सवालों को क्या करना है, आपको लगाना है और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इन सभी चारों सवालों के जवाब आपने क्या क्या लिए। अगर लगा पाए हैं तो ठीक है, अन्यथा हमसे क्या करिएगा, इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में मांगिएगा। हम आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी सवालों के क्या कर देने जवाब दे देंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये प्रयास हमारा आपको कैसा लगा? अगर प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए। ये वीडियो हमने तब बनाई है जब हमने कमेंट पढ़ा था। मैं आपके सभी कमेंटों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, और ये बता रहा हूं कि अगर आप हमें टॉपिक बताएंगे तो हम आपको उस टॉपिक से जो भी हमसे हो सकेगा हम आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। किसी ने हमें ये जरूर कहा था कि हमें इस टॉपिक से वीडियो चाहिए, तो उनके लिए हम आज ये वीडियो बना के भेज रहे हैं। धन्यवाद।